हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसके अंदर हम अपने 3 मेथड्स जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, वहीं तक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो, हमने क्लास 2 जो सॉरी चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा, कि हमारा जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर रहती है या डिग्री रहती है, हमारी जो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होता है तो 1 होता है हमारा। मतलब मान लीजिए हमारे पास 2x + 1 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, मतलब डिग्री कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो जिसके कारण मेरी इसको हम क्या कहते हैं, हमारा लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन है हमारी, उसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है कि हमें वो वेरिएबल्स देखने हैं, सॉरी वो पॉलिनोमियल पढ़ने हैं या वो लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है जिसके अंदर हमारी जो वेरिएबल है वो 2 होते हैं। मतलब जैसे x + y और इक्वेशन है तो इक्वल्स टू में समथिंग हमारा रहेगा कुछ ना कुछ। तो मान लो x + y इक्वल्स टू में क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हो गए, एक x और एक y, और दोनों की जो दोनों की वैल्यू है, सॉरी जो दोनों की हमारी पावर है वो कितनी है हमारी 1 है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं, हमारे 9th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर था जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर रखा है। बात करते हैं 10th क्लास के अंदर किस तरह से दे रखा है ये चैप्टर। तो 10th क्लास में हम बात करेंगे कि जब हमें एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, जब हमें एक से ज्यादा, हम लेट कर एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जिसमें x + y जो है वो मेरा 5 के इक्वल है और एक x - y जो है वो मान लीजिए 3 के इक्वल है हमारा। तो हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर। तो जब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसके अंदर। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमें सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी होती थी जो कि इस तरह से होती थी और उसको हम इस तरह से सॉल्व करते थे, x = 5 - y, और फिर वो टेबल बनाते थे। लेकिन और इस केस के अंदर जो हमारा ये वाला केस आता है जिसमें सिंगल इक्वेशन दे रखी होती है, तो हर एक इक्वेशन की जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते थे वो होते थे इनफाइनाइट। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं किसी भी हमारे लीनियर इक्वेशन के, होते हैं हमारे इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन में, स्पेशली 2 वेरिएबल्स में। ठीक है। और लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हमें 2 इक्वेशंस दे दी जाए तो इसमें हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। इसमें हमारे 3 केस हो जाते हैं। तो सबसे पहले केस की हम बात करेंगे। देखो, हो सकता है हमारी जो लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास वो क्या हो कि दोनों में एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा हो, मतलब x और y की एक ही वैल्यू पर, सिंपल एक ही वैल्यू पर क्या आ जाए, दोनों की जो हमारे पास क्या है ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो एक हो सकता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक हो सकता है हमारा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर हो जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो उसमें आता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं लास्ट की, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर हमारी कोई भी एक भी ऐसी एक्स या वाई की वैल्यू सेटिस्फाई ना कर रही हो जो इन दोनों इक्वेशंस में एक साथ लग सके। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू पर, मतलब आपका मान लो एक ही कोऑर्डिनेट, मान लो एक्स और वाई मान लेते हैं, तो एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारे ये दोनों जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो आता है नो सॉल्यूशन का। ठीक है। लेकिन अब ये चीज डिपेंड किस पे करती है, देखो हर बार हम सॉल्व करके तो देख नहीं सकते, तो ये डिपेंड करती है हमारे इनके कोफिशिएंट्स के ऊपर। ठीक है। बात करते हैं, ये 9th क्लास में आपने पहले से पढ़ रखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को
हम इस तरह से लिखते हैं, इनकी जनरल इक्वेशन इस तरह से रहती है, ये इसकी क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो लेकिन जब हम दो लिख रहे हैं तो इसमें हमें वेरिएबल्स और अलग लेने पड़ेंगे, कोफिशिएंट्स वगैरह। तो मान लीजिए हमारी जो पहली वो है इक्वेशन, वो है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0। वहीं पे बात कर रहे हैं हम a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है जो कि मैंने मानी है, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर a है, y का जो कोफिशिएंट है वो b है हमारा, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट हमारा नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की कि हमारे कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होता है हमारा इन चीजों से। तो देखते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स है हमारे उनकी रेशोज निकालते हैं, जो कि किस तरह से निकलेगी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीन अपने रेशोज को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास, कि हो सकता है कि हमारी a1 और a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 के भी इक्वल हो। तो जब ऐसा केस होता है हमारा जिसमें हमारे जो आपकी रेशोज हैं वो इक्वल आ जाती है तीनों, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन रहता है वो किस तरह का रहता है हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह का रहेगा हमारा, इनफाइनाइट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन हमारा ये c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब हमारा जो x और y के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ x और y के कोफिशिएंट सेम है, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि x और y के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है जब वो सेम आता है हमारा, ठीक है, और तीसरा कांस्टेंट टर्म का अनइक्वल आ जाए, तो इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं, इस केस में हमारा होता है कि आपका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड केस होता है हमारा कि हमारे पास a1/a2 और b1/b2 सेम ना रहे, ठीक है। तो c1 c2 की तो बात ही नहीं रहती अब। तो a1/a2 और b1/b2 अगर सेम ना रहे तो इस केस के अंदर हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये कोफिशिएंट्स की जो रेशोज हैं इनमें ये समझ आ गया होगा कि हमारे जब तीनों रेशोज इक्वल हो जाती हैं तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और जब हमारे दो रेशोज इक्वल होती है a1 और b1 जो रेशोज हैं वो इक्वल हो जाती है, लेकिन वो c1 और c2 के इक्वल नहीं होती है, तो उसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब a1 और a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हमारा, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ग्राफ्स की बात करेंगे। यहाँ पर ये तो था यूनिक, जब हम अपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो किस तरह का, जब अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो किस तरह का हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना लगे, मतलब इन्हीं की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने लगे, तो फिर हमारी जो लाइंस बनेंगी वो किस तरह की होंगी। देखो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि जब भी हमारी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आती है, सॉरी 2 वेरिएबल आती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है हमारा, ठीक है ना। तो जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमारी जो सिंगल इक्वेशन रहती है
उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब जब हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाएंगी तो उस केस के अंदर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी, जिसको अगर हम सिंगल ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, या मैं कहूं सिंगल कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, तो किस तरह से रहेगा हमारा, देखिए। तो हो सकता है जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब दो जो लाइंस हैं हमारी, जो मान लीजिए इसकी और इसकी हम अलग अलग लाइंस बनाएंगे और वो दोनों लाइंस जो है वो क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, ये पॉसिबिलिटीज है हमारी। दूसरी हो सकता है कि हमारा यहाँ पर ये जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल चली जाए, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारी जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर ही एक चली जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए, इसको कहते हैं हम कोइंसाइड, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखो कि हमारे जब सॉल्यूशन हमारा किस तरह का आता है, उसमें हमारी लाइंस किस तरह की आएगी वो देखेंगे हम। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका, तो हमारी जो लाइंस रेशोज जो आते हैं उनके हिसाब से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। पहली बात, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो लाइन आती है हमारी कोइंसाइड, हमेशा जो लाइन आएगी वो किस तरह की आएगी, कोइंसाइडिंग लाइन आएंगी, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ही आपकी पास आउट हो रही होंगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस है तो वो होता है हमारा पैरेलल का केस, जिसमें कहीं भी आपका पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ये होता है हमारा पैरेलल का। और लास्ट होती है हमारी इंटरसेक्टिंग, जो कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मीनिंग क्या है इसका कि आप एक चीज देखिए कि जितने पॉइंट्स भी हमारे दोनों लाइंस के अंदर कॉमन थे, उतने ही हमारे सॉल्यूशंस बन रहे हैं। मतलब कि हमारे पास अगर कोइंसाइड लाइन थी तो इसमें हमारा हर पॉइंट जो था वो दूसरे पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा था, जिसके कारण हमारे सॉल्यूशंस हुए इनफाइनाइट। वहीं पर अगर जब हमारे ये दोनों मैच कर ही नहीं रहे, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइंस, तो हमारा नो सॉल्यूशंस हुआ। और जब एक कॉमन पॉइंट था तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो कोफिशिएंट्स की रेशियोज होती हैं उस पर क्या डिपेंड करते हैं, हमारे सॉल्यूशंस, अलजेब्रिकल सॉल्यूशन भी और ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें आप। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, हमारी बुक में दो वर्ड्स और दे रखे हैं, एक है कंसिस्टेंट और एक है हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक वर्ड है हमारा कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। तो जिसमें भी हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो हमारा कंसिस्टेंट होता है, और जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है वो हमारा इनकंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब जो इक्वेशंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, कब होती है, जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो मतलब सिर्फ एक हमारे इस केस के अंदर हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, बाकी इन दोनों केसेस के अंदर आपके जो इक्वेशंस है वो आपकी कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें इनकंसिस्टेंट और इन दोनों में कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं कि हमने बात करी कि हम जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आएंगी, लेकिन अब सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है इनका, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ग्राफिकल, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, और ये है एलिमिनेशन, ठीक है।
तो ये हमारे तीन मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है हमारा एलिमिनेशन। एक एक करके देखेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हमारा ग्राफिकल है। स्टार्ट करते हैं। हम जब इक्वेशंस को ग्राफ से ड्रॉ करके उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसको क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे उससे मैं आपको ये समझाऊंगा। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते किस तरह से है उसके मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो हम एक सिंपल सा वो ले लेते हैं। एक है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5 और एक है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3। सेम हमने वही लिया है जो हमने पिछली क्वेश्चन ली थी अभी एग्जांपल में। ठीक है, बहुत सिंपल है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि x की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए आप y की भी निकाल सकते हैं और x की भी निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस वाई हो जाएगा हमारा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आपको दोनों इक्वेशन निकाल के दिखा रहा हूं पहले मैं। तो x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाइन्थ में आपको याद होगा अपने टेबल्स बनाए थे कोऑर्डिनेट्स वाली। ठीक है, वही हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो फॉर इक्वेशन थर्ड के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो मिनिमम आपको 3 वैल्यूज निकालनी है और पॉजिटिव नेगेटिव आप रखना चाहो आप वैसे रख सकते हो। वैसे एक नेगेटिव वैल्यू जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो हम y की अपने आप एज्यूम करेंगे और x की आपकी जो है सॉल्व करके आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लेट कर लिया y की वैल्यू है 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के अंदर आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू में 5 माइनस वाई। तो यहां पर हमने y की वैल्यू अगर 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज भी रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं तो 5 आ रही है और अगर मैं -1 रखूंगा तो 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यूज रख ली। ये हमारे क्या आ गए, अब कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसके क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। वहीं पे हम दूसरा देखेंगे फॉर इक्वेशन फोर्थ देखेंगे हम इक्वेशन जो कि क्या है हमारी x इज इक्वल टू में 3 प्लस वाई है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वही 3 वैल्यूज निकाल रहे हैं हम। आप चाहे तो 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 तो रहनी ही चाहिए इसके अंदर। तो y की वैल्यू ही करेंगे हम, लेट कर रहे हैं जैसे पिछले में किया था। y की वैल्यू मान लीजिए हम ले रहे हैं 2। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की कितनी आ रही है हमारी 5 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके वैल्यूज रखेंगे इसके अंदर। अगर हमारा y 0 है तो x 3 है और जब हमारा y जो है वो -1 हुआ तो x 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वैल्यूज हमने सिंपल इसमें लगा के दिखाई है। मैं आपको एक वैल्यू लगा के दिखा भी देता हूँ। x इज इक्वल्स टू में 3 प्लस वाई की वैल्यू हमने -1 ली थी। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद है हमारा कि अब इन दोनों चीजों को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं साइड में, आप इसको नोट कर लीजिए। और हमारी जो वैल्यूज आई है वो क्या क्या आई है, 3 2 0 1 सॉरी 0 5 और -1 और 6। ये तो हमारी है थर्ड इक्वेशन की, फॉर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और वहीं पे है हमारा दूसरा फॉर इक्वेशन 4। वो क्या था हमारा,
ये मतलब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन अब मैं इसको रब करूंगा तो इसीलिए मैं बस इसको दोबारा लिख रहा हूँ। 2 5 3 0 और 2 एंड -1। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि फिर इसके बाद मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो एब्सिसा के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वाई में देखें मैक्सिमम पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 ही है हमारे पास। तो 1 2 3 4 और 5 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं बस। ठीक है, एक्स डैश में -1 -2 और यहाँ पर हमारा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब निकालते हैं वैल्यूज को, मतलब पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हम इसके। पहले इक्वेशन थर्ड के लिए बना रहे हैं हम। जो इक्वेशन थर्ड थी हमारा, पहली इक्वेशन जो थी वो x + y = 5 थी और x - y = 3 थी। ठीक है ना, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी x + 5 की थी, वो देखते हैं। तो जहां पर हमारा x 2 है, y हमारा 3 है। जहां पर हमारा जो y x है वो 5 है और y 0 है, और x हमारा 6 है जब, तो वो -1 है। ठीक है, यहां से हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, जो कि इस तरह से हम पूरी एक्सटेंड करेंगे इन लाइंस को। ठीक है ना, और ये जो लाइन होगी हमारी किसकी है, ये x + 5 = 5। ठीक है, x + y = 5 की ये क्या है, लाइन है। इनके कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे। मान लीजिए a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। ठीक है, a का जो पॉइंट है वो कितना है, 2 और 3। b का जो पॉइंट है वो कितना है, 5 0। और c का जो पॉइंट है वो कितना है हमारा, -1 एंड 6, सॉरी 6 एंड -1। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारा सेकंड जो है, हमारा फोर्थ इक्वेशन जो है हमारी, उसको इस पे ही ड्रॉ करना है हमें। तो 5 और 2, जब हमारी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 2 है। ठीक है, और जब x की वैल्यू 3 है हमारी, y की वैल्यू 0 है। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 है। तो आप देख सकते हो यहां पर, ये मान लो जी हमारा P Q R पॉइंट हो गए, और ये है हमारा P पॉइंट जो है वो मान लो 5 और 2 है, और इसकी जो Q है ये 3 0 है, R जो था हमारा 2 एंड -1 था। ठीक है, इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया। और आप देख सकते हो यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ये इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ इसका। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसका, 4 और 1। ठीक है, मतलब जब हमारे x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा इसका, 4 और 1। ठीक है, इस तरह से ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन से या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम अपने लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में है उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन जब आया है तो ये आपका इंटरसेक्टिंग था, यूनिक सॉल्यूशन था, तो हमने एक पॉइंट ले लिया। अगर ये कोइंसाइड कर जाती तो हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख देते, और वहीं पे अगर ये पैरेलल चली जाती तो कोई भी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता इसका।
ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ से किसी भी अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार आप। तो आज की वीडियो ये यहीं तक रहेगी। ठीक है, आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए डाल सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। मेरे को देखने के लिए थैंक यू।